हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वायुमंडल के संगठन का अध्ययन किया था। आज हम लोग वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प तथा धूलकणों से मिलकर बनी हुई है। अर्थात वायुमंडल में जो गैस, धूलकण और विभिन्न प्रकार की जो गैसें पाई जाती हैं, इनके घनत्व में अंतर पाया जाता है। इसके कारण जो वायुमंडल जो लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, उसमें जो है विभिन्न स्तर जो है देखा गया है। तो इन स्तरों को हम लोग वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल की ताप, दाब या विशिष्टताओं के आधार पर इसको 5 विभिन्न संस्तरों कहिए, लेयर कहिए, में बांटा गया है, जिनका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप बोर्ड पर देखें, वायुमंडल के अगर हम संस्तर को देखें, अर्थात वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में बांटा गया है। ठीक है, इसको जो हम 0 से लेकर लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बांट कर देखते हैं। अर्थात 8 से 18 किलोमीटर, अर्थात ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर, विषुवतीय क्षेत्र में 18 किलोमीटर पाई जाती है। इस मंडल को, अर्थात इस संस्तर वाली मंडल को हम लोग जो है क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। अर्थात एक बार आप बोर्ड पर देखें तो बोर्ड पर हम देखते हैं कि 0 से लेकर 8 किलोमीटर ध्रुवीय क्षेत्र में और 0 से 18 किलोमीटर कि जो वायुमंडल की ऊंचाई होती है, उसे हम लोग क्षोभ मंडल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर जब हम 8 किलोमीटर या 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई को हम लोग समताप मंडल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, अर्थात इसे हम समताप मंडल कहते हैं। फिर जो है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की वायुमंडल की ऊँचाई को हम लोग जो है मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक जो वायुमंडल की परत की ऊंचाई है, इसे हम लोग जो है आयन मंडल के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। फिर जो है 640 से लेकर 1000, कहीं 1000 से ऊपर, अर्थात उसमें 2 है, बही और बाह्य एक जगह मिलाकर हम लोग बाह्य मंडल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जिसकी ऊंचाई 640 से लेकर 10,000 तक का माना गया है। ठीक है, आइए हम इन स्तरों का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। अर्थात वायुमंडल के जो 5 संस्तर है, 5 लेयर है, 5 परत है, इनको हम लोग जो है बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में हम अभी देखें कि इसकी जो है ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर तक पाई जाती है और विषुवतीय क्षेत्र में जो है 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। क्षोभ मंडल जो है ये जो है 8 से 18 किलोमीटर तक यह ऊंचाई पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र की जो है 8 किलोमीटर, जबकि विषुवतीय क्षेत्र में यह 18 किलोमीटर पाई जाती है। इसकी ऊंचाई को लेकर जो है कभी कभी जो है आपको किसी किसी बुक में कम मिलेगा, कहीं 6 से 16, 8 से 18, इस तरह की चीज़ें मिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में जो है कि इनकी ऊंचाई कम 8 किलोमीटर होगा, कहीं 6 मिलेगा, लेकिन विषुवतीय क्षेत्र में सूर्य की प्रकाश किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण जो है इनकी ऊंचाई अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इनकी ऊंचाई हो गई 8 से 18 किलोमीटर हो गई। इनको जो है हम लोग जो है ट्रोपोस्फीयर के नाम से ट्रोपोस्फीयर भी इंग्लिश में कहते हैं। तो कभी कभी जो है एग्जाम में हिंदी नाम देता है, कभी इंग्लिश नाम देता है, तो याद रखिएगा, इसे हम लोग क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहेंगे। तो इसकी ऊंचाई ध्रुवीय क्षेत्र में 8 किलोमीटर और विषुवतीय क्षेत्र में 18 किलोमीटर पाई जाती है। इसकी औसत जो ऊंचाई अगर देखें, आप दोनों को जोड़कर अगर हम भाग दें तो हम पाते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई 18 और 26/2 बराबर 13 किलोमीटर। अब यह जो है वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है, पृथ्वी के जो सबसे निकट है, अर्थात इसमें जो है जलवाष्प, धूलकण और ये सब विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। इनमें जो है जलवाष्प और धूलकण की मात्रा अधिक यहाँ उपलब्ध है। अर्थात कहा जाए तो इस मंडल में ही वायुमंडल की धूलकण और जलवाष्प की अधिकता होती है या उपस्थिति होती है, जिसके कारण जो है मौसम संबंधी सारी घटनाएँ, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बादल का बनना, ये सारी घटनाएं इसी मंडल में होती है। तो इस क्षोभ मंडल को जो है हम लोग जो है विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, और हम ही जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश की किरण धरातल पर संवहन क्रिया के माध्यम से आती है और उससे जो धरातल जो है गर्म होता है। तो इसे हम लोग जो है संवहनीय मंडल भी कहते हैं कभी कभी। तो इसे जो है हम क्या कहते हैं? संवहनीय मंडल कहते हैं, परिवर्तन मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, अभिक्षोभ मंडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारी गतिविधियाँ, अर्थात मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। ठीक है, इस मंडल में जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन होती है। इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी आती है। इसे हम लोग सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं।
अब इस हिसाब से हम अगर ऊंचाई के हिसाब से जाएं तो ऊपर हम इसका तापमान कम होगा, अर्थात जैसे जैसे ऊंचा बढ़ेंगे तापमान में कमी आती जाएगी। ठीक है, ये हो गया इससे संबंधित। अब जब हम क्षोभ मंडल को देखते हैं तो अगर हम क्षोभ मंडल को ऐसे देखें तो क्षोभ मंडल की ये ऊपरी सीमा पर जो है एक पतली एक परत पाई जाती है, मतलब कि उसको हम 1 से 1.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई को एक हम पतली पट्टी के रूप में देख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, या क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा को हम क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। इसमें जो है जैसे ऊंचाई एक तो ऊंची हो गई और यहाँ तापमान कम हो जाती है, सामान्य जो है कि तापमान होती है, अर्थात तापमान कम होती है। और यहाँ जो है इसमें ही जो है जेट प्रवाह चलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेट प्रवाह कहाँ चलती है, तो ये चलती है क्षोभ सीमा में, लेकिन जब ऑप्शन आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तो वहाँ आपका जवाब होगा कि क्षोभ मंडल में, अर्थात जे क्षोभ सीमा में जो है जेट प्रवाह की धारा, जेट प्रवाह चलती है। इस सीमा को हम लोग क्षोभ सीमा कहते हैं या ट्रोपोपॉज कहते हैं। इंग्लिश वाला जो नाम हम लोग ट्रोपोस्फीयर पढ़ते हैं उसको हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल। अब चलते हैं हम समताप मंडल की ओर। समताप मंडल की ऊंचाई को लेकर हम जानते हैं कि जो क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल हम इसे कहते हैं। समताप मंडल नाम से यह स्पष्ट है कि यहाँ जो है कि तापमान समान बना होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ जो है तापमान कम होगा या नियत होगा, मौसमी परिवर्तन का अभाव होगा, अर्थात यहाँ जो है मौसम परिवर्तन घटनाएं जो हम लोग क्षोभ मंडल में देखते हैं यहाँ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें जो है एक चीज़ देखा गया है कि जैसे अगर हम क्षोभ सीमा को लिए 18 किलोमीटर देखें तो हम इसमें देखते हैं कि इसके 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन 20 किलोमीटर के बाद इसके ताप में परिवर्तन होने लगता है। वो परिवर्तन क्यों होता है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 20 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 15 से 35 किलोमीटर तक मिलेगा कि इसमें एक ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन लेयर। ओजोन को हम लोग O3 के नाम से जानते हैं। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम परमाणु, O3 हम इसको कहेंगे। ओजोन का जो संकेत हुआ ओजोन को हम लोग, क्योंकि वायुमंडल में इसकी उपस्थिति होती है, इनकी उपस्थिति के कारण जो है कि जब सूर्य से पारावैंगनिक किरणें आती है तो ये ओजोन जो गैसों की जो एक परत है ये क्या करती है कि पारावैंगनिक किरणों को सोख लेती है, जो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। नहीं पहुंचने के कारण जो है जो पारावैंगनिक किरणें आती है इससे जो है मानव त्वचा को नुकसान हो सकता है, त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है। तो उसको जो है रोक कर ओजोन परत जो है एक मानव के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। ठीक है, ओजोन परत को, इसलिए इसको सुरक्षा कवच के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तो ये हो गया। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब देखते हैं कि समताप मंडल में हमने देखा कि 20 किलोमीटर तक ताप में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन 20 किलोमीटर के बाद इसके ताप में परिवर्तन होता है, अर्थात ताप इसकी बढ़ती है, तापमान में वृद्धि होती है। तो ये क्यों बढ़ती है, ओजोन की उपस्थिति के कारण जो है ओजोन पर जो सौर जो पारावैंगनिक किरणें को जो है अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण जो है यहाँ थोड़ा ताप बढ़ जाता है। अब चीज हम देखते हैं कि जो हम समताप मंडल देख रहे हैं, समताप मंडल, समताप मंडल की जो निचली हिस्सा में अर्थात क्षोभ सीमा के ऊपर जो है कि यहाँ पर तापमान समान बना होता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए इसको वायुयान के लिए आदर्श माना गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल के किस परत को या किस मंडल को जो है कि वायुयान के संचालन के लिए आदर्श माना जाता है, तो आपका जवाब हो गया समताप मंडल। समताप मंडल की निचली हिस्साओं में, क्षोभ सीमा के ऊपरी भाग, समताप मंडल की निचली हिस्साओं में, अर्थात यहाँ जो पौने होती है ये इसका प्रभाव क्षैतिज होता है। ठीक है, इसलिए वायुयान चलनों के लिए आदर्श होती है। हम देखते हैं कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ हैं सब इसी में चलती हैं, अर्थात समताप मंडल की निचली सीमा में। जो क्षोभ सीमा है, जो जेट प्रवाहें चलती हैं, उसमें हम घरेलू वायुयानों को देखा जाता है। कभी कभी जो घरेलू वायुयानें होती हैं वो उसी में चलती है। ये कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड जो है कि बादल जो इस तरह के बनते हैं, ये बादल की स्थिति कहाँ देखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि समताप मंडल में तो बादलों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन पर्ल्स ऑफ जो है ये मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड जो है इसका निर्माण समताप मंडल की निचली सतहों में होता है। ठीक है,
अर्थात समताप मंडल की निचली परतों में इनका निर्माण होता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं समताप मंडल की समताप मंडल की ऊपरी सीमा को हम लोग जो है समताप सीमा के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग जैसे हम लोग क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहें, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को हम लोग जो है समताप सीमा के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल यह जो है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस मंडल की सबसे खास विशेषता है कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। अर्थात जो है इसमें जो है जैसे हम समान स्थिति में जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान में कमी होती है, लेकिन इस परत में जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में जो है वृद्धि होती है। ठीक है, अर्थात तापीय प्रतिलोपन या तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप समझ सकते हैं, अगर पूछा जाए कि हाँ तापीय व्युत्क्रमण या प्रतिलोपन की स्थिति वायुमंडल के किस परत में देखा जाएगा, तो वो हो जाएगा मध्यमंडल, क्योंकि इसमें जो है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। अर्थात इसको हम अगर देखें तो 80 किलोमीटर तक जाएँ तो 80 किलोमीटर तक जो है में इसकी जो तापमान है होगा -100 डिग्री पाया गया है। अर्थात यहाँ तापमान में कमी होती है। ठीक है, तो ये हो गए मध्यमंडल की। मध्यमंडल में एक चीज़ और है, जब उल्का पिंडो है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंडे जब आती है तो वो वायुमंडल के किस मंडल में जलती हैं, तो उसका भी जवाब आपका हो गया मध्यमंडल। अर्थात मध्यमंडल में उल्का पिंडे को चलते हुए देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम आयन मंडल। आयन मंडल को देखते हैं तो आयन मंडल को जो है हम लोग 80 से 640 किलोमीटर तक देखते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। इसमें विद्युतीय और चुंबकीय कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है, और ये आयन मंडल है, नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ जो है आयनीकृत हो रही हुई घटनाएं तो बिल्कुल हो रही है, क्योंकि जो क्षोभ मंडल में जो कुछ गैसें होती हैं ये ऊपर आती हैं, और जो सूर्य से प्रकाश की जो है जब किरणें चलती हैं तो आप जानते हैं कि उसके साथ कई तरह की किरणें चलती हैं, तो उसमें जो है एक्स और गामा किरणें आती है कि जो यहाँ उपस्थित कैसे होती हैं उनके अणुओं पर वो बमबारी करती है। साथ ही इलेक्ट्रॉन इनका अलग होता है, इनके एटम टूटते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं और वे उड़कर ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आयनीकरण की क्रिया होती है, अर्थात आयनों में टूटना होता है। ठीक है, यहाँ पर रेडियो तरंगे, यहाँ से रेडियो तरंगे जो है धरातल पर परावर्तित होती है। इस आयन मंडल से ही रेडियो तरंगे धरातल पर परावर्तित होती है, जिसके कारण जो है बेतार संचारों का जो संचालन होने में जो सहायक होता है। ठीक है, ये हो गया आयन मंडल। ये आयन मंडल जो है विभिन्न परतों में इनको बांटा गया है, ये विभिन्न परतों में पाई जाती है। जैसे इनको देखें D, E, F, G, इनको भी D, E, F, G इनको परतों में बांटा गया। जैसे हम इनको जानते हैं कि 80 से 640 किलोमीटर तक हम इनको देखते हैं कि 640 मीटर तक ये पाए जाते हैं। तो इसको जो है हम 80 से 96 किलोमीटर, 96 से 114, 114 से 360, 360 से 640, इस तरह से जो है इनका विभाजन होता है, अर्थात ये परतों में पाई जाती हैं। ये क्या करते हैं कि रेडियो तरंगों की दीर्घ तरंगों को, ये जो रेडियो तरंगें होती है उन्हें दीर्घ तरंगों को परावर्तित करती है। ऊपर वाले डी लेयर, ई लेयर क्या करता है कि उसके रेडियो तरंगों की मध्यवर्ती तरंगों को जो है वो क्या करता है कि परावर्तित करता है धरातल पर। और एफ जो लेयर होता है वो रेडियो तरंगे की जो है आपको लघु तरंगों को परावर्तित करता है। और जी जो लेयर होता है ये विभिन्न अर्थात लघु, मध्यम, दीर्घ सभी को जो है परावर्तित करता है। ठीक है, ये हो गई इनकी लेयर की विशेषता है। हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो ये ई लेयर है इनका, इसके जो है आयन मंडल के ई लेयर में अर्थात ई परत में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश की घटनाएं जो है देखी जाती हैं। अर्थात उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश, इनकी जो है देखी जाती है स्थिति। ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसको जो है देखा जाता है। इसको, ये इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में पूछा जाता है। तो इसको जो है ऊपर हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, इसको दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। और ऑरोरा का मतलब प्रातः काल होता है। ठीक है,
अर्थात उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की जो घटनाएं होती है ये आधी रात में ये देखने को आपको मिलता है। और यह जो है जैसे पटाखे हम लोग छोड़ते हैं तो आतिशबाजी के तौर पर देखते हैं, विभिन्न रंगे जो है कि दिखाई देती है, तो वे वहाँ ये दिखाई देते हैं। एक प्रकार के ये जो है ब्रह्मांडीय प्रकाश एक तरह से होते हैं, ठीक है। इनको जो है आप ऐसा कह सकते हैं कॉस्मिक ब्लूमिंग लाइट कह सकते हैं। मेनली एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरी प्रकाश जो है अरोरा बोरियलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलियाज, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश या दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश ये कहाँ पाए जाते हैं या किस मंडल में देखे जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे कि आयन मंडल में जो है कि ये घटनाएं देखी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एक बाह्य मंडल है, बाह्य मंडल, इसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं बाह्य मंडल को, ठीक है। ये जो है 640 से हम पहले बार से 640 से 1000 तक देखते हैं, जहाँ हम दिखाई देते हैं जो चीज़ें कुछ मिलती हैं, तो जब वहाँ हम देखते हैं तो हाइड्रोजन, अर्थात यहाँ जो है वायु की घनत्व तो कम हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ तो वायु बहुत विरल ही मिलते हैं। और यहाँ जो है ये हाइड्रोजन और जो है हीलियम की गैसों की अधिकता पाई जाती है इसमें, और ये जो 1000 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है कि यह जो है धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाते हैं, इसलिए जो है इनको जो है कभी कभी 2 भागों में बांटकर जैसे बाह्य मंडल और बहिर्मंडल भी करके अध्ययन किया जाता है, लेकिन इनको हम एक साथ जो है बाह्य मंडल के तहत देखते हैं। और इनकी ऊंचाई जो है 640 से हम 10,000 तक इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वायुमंडल के विभिन्न परत हुए, जो विभिन्न हम परतों में देखें कि कैसे वायुमंडल का विभाजन हुआ है और क्या क्या उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। मेनली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं 5 परतों को लेकर ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से मेरा प्रयास रहा कि हमने जो है कि एग्जाम से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आधारित जो है इस टॉपिक को हमने बताने का आपके सामने प्रयास किया। फिर इसी तरह से किसी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।